नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर एस बिस्ट और दोस्तों स्वागत है आपका द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस सांस्कृतिक उत्तराखंड पर गर्व करते हैं उसकी पहली ईंट किस राजवंश ने रखी थी। दोस्तों, इतिहास की किताबों में अक्सर हम ऊपर ऊपर से नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, बद्रीदत्त पांडे और प्राथमिक सोर्सों के आधार पर इस साम्राज्य का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने मध्य हिमालय को पहली बार एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया था। दोस्तों, हम कत्यूरी राजवंश को कई पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों इस लेक्चर में हम आज कवर करेंगे इस कत्यूरी राजवंश का रोड मैप। दोस्तों, यह लेक्चर केवल एक राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि उस उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश का एक विस्तृत सफरनामा है। तो दोस्तों, आज हम मंथन करके देखने वाले हैं कि 300 प्लस वर्षों का गौरवशाली कालखंड। तो दोस्तों, लगभग 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक का वो समय जब जोशीमठ से लेकर कत्यूर घाटी तक न्याय का शासन था। दोस्तों, 3 मुख्य परिवार और 14 प्लस प्रतापी शासक बसंतदेव से लेकर सुभिक्ष राजदेव तक, हर परिवार की वो अनकही कहानियाँ दोस्तों जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। और उसके बाद दोस्तों हम स्थापत्य कला का वो स्वर्ण युग देखेंगे जो पत्थरों पर उकेरा गया, और वो इतिहास जो आज जागेश्वर और बैजनाथ के मंदिरों में जीवित है। दोस्तों, हम इस लेक्चर में ये भी समझेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म और शैव धर्म के बीच का धार्मिक पेंडुलम डोल गया और सनातन धर्म का पुनर्जागरण हुआ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम कत्यूरी प्रशासन का वो ढांचा जिसे गुप्त साम्राज्य के सामने सुसंगठित माना जाता है, इसका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों गौर कीजिए, कत्यूरी राजवंश केवल याद करने के लिए एक नाम नहीं है, यह उत्तराखंड के वर्तमान सांस्कृतिक स्वरूप की नींव है। चाहे वो दोस्तों आज हम नाली मुट्ठी का भूमि मापन हो आज, क्योंकि हम दोस्तों जो ज़मीन है वो मुट्ठी में नापते हैं, और यह हमारे मंदिरों की विशेष शैली, इसकी जड़ें दोस्तों इसी कार्तिक राजवंश में छिपी हैं। तो दोस्तों डायरी और पेन निकालिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिसे आयोग बार बार सवाल पूछता है और छात्र दोस्तों अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि उत्तराखंड के इतिहास को ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सा साम्राज्य था जिसने बिखरे हुए पड़ती छोटे राज्यों को एक झंडे के नीचे लाकर मध्य हिमालय की पहली राजनीतिक पहचान बनाई? तो दोस्तों आज द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा के मंच पर हम कत्यूरी राजवंश का वो सच जानेंगे जो किताबों की भीड़ में कहीं खो गया है। दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है। तो दोस्तों अक्सर छात्र यहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने इससे पहले कुलिंद प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कुलिंद प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, लेकिन कार्तिकपुरी या कत्यूरी प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। तो दोस्तों ये क्या है कि कुलिंद राजनीतिक शक्ति थे और कार्तिकपुरी प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है, क्योंकि दोस्तों जो कार्तिकपुर या कत्यूरी राजवंश है, हमारे पास इसके प्रमाणिक शिलालेख और ताम्रपत्र उपलब्ध हैं। दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच और अजय सिंह रावत के अनुसार यही वो कालखंड है जो 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी का ये कालखंड जो है दोस्तों, या इस उत्तराखंड का लिखित इतिहास अपनी पूरी स्फुटता के साथ दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है। दोस्तों यहाँ गौर से देखिए, स्लाइड में जो लाल बॉक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, यही आपके सिलेक्शन की चाबी है। दोस्तों कत्यूरी केवल एक राजवंश नहीं है, यह उत्तराखंड के वर्तमान सांस्कृतिक स्वरूप की दोस्तों नींव है। दोस्तों चाहे वह जागेश्वर का मंदिर समूह हो या दोस्तों हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी जड़ें इन्हीं 300 वर्षों में दोस्तों छिपी हैं। और दोस्तों आयोग अब सीधे सवाल नहीं पूछता, वो इनके सांस्कृतिक प्रभाव पर भी चोट करता है, और दोस्तों आज हम वही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों एग्जाम में सीधा सवाल आता है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो दोस्तों सही जवाब है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम हर तथ्य के पीछे एक साक्षी होगा।
दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को वाकई एक टर्निंग पॉइंट देना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपको धैर्य रखना होगा। और दोस्तों यदि आप उत्तराखंड में यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी, आरओ, यूकेटीपीएससी, पटवारी, लोअर, अपर या कांस्टेबल, एसआई, हाई कोर्ट की यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें 9719668523 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच दोस्तों उपलब्ध हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उसके उदय की। दोस्तों कैसे कत्यूरी साम्राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब राजनीतिक एकता शून्य हो गई, राजनीतिक शून्यता आई और पौरव और कुलिंद शक्तियाँ बिखर गईं, तब दोस्तों काटीपुर साम्राज्य का उदय हुआ। दोस्तों इस वंश की स्थापना बसंतदेव ने की और इसकी प्रारंभिक राजधानी दोस्तों कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी और दोस्तों द्वितीय राजधानी बैजनाथ बागेश्वर में थी। और दोस्तों उसके बाद कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने राजधानी कार्तिकपुर से स्थानांतरित करके बैजनाथ बनाई। भले ही दोस्तों इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इतिहासकारों में मतभेद है कि वास्तविक रूप से बैजनाथ राजधानी कार्तिकपुर से बैजनाथ राजधानी कौन कत्यूरी शासक ले गया, लेकिन ये घटना दोस्तों सुभिक्ष राज के बाद ही हुई और कई स्रोत नरसिंह को सुभिक्ष राज का पुत्र मानते हैं। तो दोस्तों इसकी जो सीमा थी कार्तिक राजवंश की दोस्तों, पश्चिम में सतलज, पूर्व में दोस्तों गंडकी तक और उत्तर में दोस्तों तिब्बत तक और दोस्तों दक्षिण में रोहिलखंड तक यह विशाल कार्तिकपुर साम्राज्य कत्यूरी साम्राज्य दोस्तों फैला हुआ था। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे कि प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कुनिंद। लेकिन दोस्तों अगर पूछे कि प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कार्तिकपुर राजवंश। तो दोस्तों दोनों में भ्रमित न हो, यही वो बारी लाइन है जो सिलेक्शन तय करती है। दोस्तों इतिहास गवाहों से चलता है। दोस्तों कार्तिकपुर राजवंश के पास 9 ऐसे स्वर्ण स्तंभ हैं जो आज भी चीख चीख कर उनकी महानता बताते हैं। दोस्तों इनके जो महत्वपूर्ण हमें अभिलेख मिले हैं, जैसे ललित सुरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला है, फिर मतलब ललित सुर के 2 ताम्रपत्र दोस्तों पांडुकेश्वर चमोली में दोस्तों प्राप्त हुए हैं। ललित सुरदेव का एक ताम्रपत्र दोस्तों कंडारा ताम्रपत्र अभिलेख में भी प्राप्त हुआ है, रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक ताम्रपत्र दोस्तों पद्मड़ देव का है जो पांडुकेश्वर से मिला है। दोस्तों सुभिक्ष राजदेव का भी एक ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से मिला है। देसठ देव का एक ताम्रपत्र दोस्तों बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र अभिलेख है दोस्तों, बागेश्वर से प्राप्त हुआ है। दोस्तों भूदेव का भी एक शिलालेख बागेश्वर मंदिर शिलालेख है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों कत्यूरी शासन के इतिहास को जानने का। और एक दोस्तों और मंदिर शिलालेख है त्रिभुवन राजदेव शिलालेख, ये बागेश्वर मंदिर का शिलालेख है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी राजवंश की प्रामाणिकता उनके अभिलेखों से होती है। और दोस्तों डॉक्टर यशवंत कटोच ने अपनी पुस्तक में 9 अभिलेख ताम्रपत्र और शिलालेख का दोस्तों वर्णन किया है। तो मोस्टली दोस्तों ये इनके जो मुख्य साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो पांडुकेश्वर जो चमोली में है दोस्तों, बागेश्वर, कंडारा और बालेश्वर चंपावत से दोस्तों मिले हैं। तो दोस्तों जो कार्तिकपुर राजवंश थे इनकी लिपि दोस्तों कुटिला थी दोस्तों, इनकी जो लिपि थी दोस्तों इनकी लिपि कुटिला थी। तो दोस्तों इसे रट लीजिए, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि कार्तिक राजवंश की जो लिपि थी वो क्या थी। अब दोस्तों भाषा का खेल समझते हैं। यहाँ 2 बातें हैं दोस्तों, एक राजभाषा दोस्तों संस्कृत थी और आम भाषा दोस्तों लोक भाषा पाली थी, मतलब बोलचाल की भाषा पालित थी और सरकारी कामकाज का जो रिटर्न वर्क होता था दोस्तों वो संस्कृत में होता था। तो अब दोस्तों राजभाषा और लोक भाषा में ये 2 अंतर समझ गए होंगे। तो दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने अपनी पुस्तक में 9 अभिलेखों का जिक्र किया है और दोस्तों कुछ द्वितीय स्रोतों में 8 अभिलेखों का दोस्तों जिक्र मिलता है। तो दोस्तों आप यशवंत कटोच जी के 9 अभिलेखों को, अभिलेख और ताम्रपत्र दोनों को मिला के 9
को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह अधिक विस्तृत स्रोत है और एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों ये प्रूफ भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लिपि पूछे कत्यूरी राजवंश की तो कुटिला, और भाषा पूछे तो दोस्तों संस्कृत टिक करना दोस्तों, लोक भाषा पूछे तो दोस्तों पाली पर चले जाना दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना कि इनकी लिपि कुटिला थी, राजभाषा संस्कृत थी, और दोस्तों इनकी जो लोक भाषा थी दोस्तों वो पाली थी। दोस्तों 99% एस्पिरेंट आज भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो उत्तराखंड के इस राजवंश को कत्यूरी समझ कर पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनके किसी भी सरकारी अभिलेख में कत्यूरी शब्द है ही नहीं दोस्तों। आज हम नामकरण के इस चक्रव्यूह को दोस्तों भेदेंगे। दोस्तों इस राजवंश के 2 नाम हैं और दोनों के आधार अलग अलग हैं दोस्तों। तो दोस्तों यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक में यदि आप जाएंगे तो इस राजवंश का जो विशुद्ध ऐतिहासिक और अभिलेखी नाम दोस्तों वो कार्तिकपुर है। और दोस्तों इस वंश के जो 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इन सभी में केवल कार्तिकेयपुर शब्द का दोस्तों उल्लेख है। तो दोस्तों यह नाम इतिहास की किताबों से नहीं, जो कत्यूरी जो शब्द आया दोस्तों, यह नाम इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि लोक गाथाओं जैसे जियारानी की गाथा या जागरों से दोस्तों आया है। और दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार E.T. एटकिंसन के अनुसार गोमती नदी के कत्यूर घाटी के कारण इस वंश का नाम कत्यूरी पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर जहाँ नंबर करते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि कत्यूरी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, और दोस्तों छात्र अक्सर अभिलेखों में टिक कर देते हैं दोस्तों, जो कि गलत होगा दोस्तों। कत्यूरी शब्द का पहला प्रयोग राजवंश के अभिलेखों में नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रसिद्ध इतिहासकार एटकिंसन द्वारा दोस्तों किया गया। और दोस्तों अभिलेखों में सिर्फ कार्तिकपुर शब्द ही दोस्तों मिलता है। और दोस्तों प्राथमिक सोर्स के रूप में E.T. एटकिंसन जो इतिहासकार हैं, इन्होंने हिमालय डिस्ट्रिक्ट 1884 का उल्लेख करना जरूरी है, जहां पहली बार इस लोक नाम को ऐतिहासिक पहचान मिली। मतलब कत्यूरी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले इतिहासकार E.T. एटकिंसन हैं, जिन्होंने हिमालय डिस्ट्रिक्ट 1824 में कत्यूरी शब्द का सबसे पहले दोस्तों प्रयोग किया है। और दोस्तों डॉक्टर कटोच भी अपनी पुस्तक में इस नाम को एक भ्रांति और जनश्रुति पर दोस्तों आधारित मानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो अभिलेखी नाम है वो कार्तिकपुर है इस वंश का नाम। इसके 9 अभिलेख प्राप्त मिले हैं। और दोस्तों इसका जो प्रचलित नाम है कत्यूरी, ये जागरों और लोक गाथाओं में दोस्तों मिलता है। और ये कत्यूरी शब्द देने वाले जो इतिहासकार हैं वो एटकिंसन है। और इसका जो दोस्तों भौगोलिक आधार है कत्यूरी देने का, वो गोमती की कत्यूर घाटी की वजह से ही इसको कत्यूरी दोस्तों बोला गया। तो दोस्तों लिखा अभिलेखों में कार्तिकपुर है, लेकिन बोला जाता है लोक परंपरा में दोस्तों कत्यूरी बोला जाता है दोस्तों कार्तिकपुर या कत्यूरी की उत्पत्ति का विवाद, जहां बड़े बड़े महारथी भी दोस्तों फेल हो जाते हैं। क्या कत्यूरी राजा सच में अयोध्या से आए थे या वे यहीं के स्थानीय निवासी थे? आज इतिहासकारों में के इस महायुद्ध का दोस्तों हम फैसला करेंगे। तो दोस्तों कार्तिकपुर राजाओं की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं कि डॉक्टर कटोच और बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार, तो दोस्तों जो डॉक्टर B.D. बद्रीदत्त पांडे जी हैं, वे कार्तिकपुर राजाओं को अयोध्या के सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों पांडे जी के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा शालिवाहन को इनका मूल पुरुष माना जाता है, जो लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व यहाँ आए थे। और दोस्तों दूसरा जो मत है वो कुड़िंदों के अवशेषों का है। और इसका समर्थन करने वाले जो इतिहासकार हैं दोस्तों, वे पावेल प्राइस हैं दोस्तों यदि आप डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की बुक देखते हैं तो उसमें 1930 में पावेल प्राइस जो इतिहासकार हैं, इन्होंने यह संभावना जताई कि ये राजा जो कत्यूरी राजा हैं कुलिंद साम्राज्य के अवशेष हैं, मतलब उन्हीं के अवशेष हैं। और दोस्तों जो इतिहासकार महेश कुमार शरण भी इनका समर्थन दोस्तों करते हैं दोस्तों। और एक मत और है दोस्तों स्थानीय खस जाति का, दोस्तों शिव प्रसाद डबराल जी इन्हें बाहरी नहीं बल्कि कत्यूरियों को यहीं की स्थानीय खस जाति का दोस्तों मानते हैं, जिन्होंने खस राजाओं को जीतकर
दोस्तों अमला साम्राज्य बनाया था। तो दोस्तों लोक गाथाओं में दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें कत्यूरी कहा गया है। डॉक्टर कट्टोच ने स्पष्ट लिखते हैं। और दोस्तों एटिकिंसन द्वारा 1884 में पहली बार कत्यूरी नाम का दोस्तों प्रयोग दोस्तों किया गया। ये जनश्रुति के आधार पर, जागरों के आधार पर दोस्तों कत्यूरी बोला गया, लेकिन अभिलेखों में दोस्तों इनका नाम केवल कार्तिक में मिलता है। और विदेशी मत को मानने वाले दोस्तों जो हैं दोस्तों, विदेशी मत मैंने अभी बात जिक्र किया दोस्तों, स्रोतों में राहुल सांकृत्यानंद इन्हें शक विदेशी मानते हैं क्यों। और जो शकों की जो सूर्य मंदिर की जो देन है दोस्तों शकों की मानी जाती है, चाहे कटारमल हो यहाँ पर, और माना जाता है कि शकों ने ही इनको बनाया। और इसलिए कत्यूरियों को जो है शकों का ही दोस्तों वंशज माना जाता है। और बूढ़धारी मूर्तियाँ जो यहाँ सूर्य की मिली है दोस्तों कटारमल में, और इस मत के प्रबल समर्थक दोस्तों राहुल सांकृत्यानंद हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में दोस्तों फंसा सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, डबराल को ख से जोड़ना है। पांडे ने सूर्यवंशी का कॉन्सेप्ट दिया है। और दोस्तों कत्यूरियों को पावेल प्राइज इतिहासकार ने कुलिंदों से दोस्तों जोड़ा है। और दोस्तों बद्र पांडे का जो मूल पुरुष हैं कत्यूरियों के, वो सालियोन अयोध्या से माने गए हैं। कुलिंद का जो मत दिया है वो पावेल प्राइस ने दिया है। स्थानीय जो खस मत दिया है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल ने दिया है। और दोस्तों कत्यूरी शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले इतिहासकार एटकिंसन हैं, और उन्होंने ये शब्द का प्रयोग दोस्तों 1884 में दोस्तों किया था। दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि कत्यूरियों की प्राथमिक राजधानी कार्तिकपुर जोशीमठ के पास थी दोस्तों। द्वितीय राजधानी बैजनाथ थी जो बागेश्वर में थी दोस्तों। और दोस्तों कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने राजधानी कार्तिकपुर से स्थानांतरित कर बैजनाथ बनाई। इस पॉइंट को दोस्तों भी हम पढ़ेंगे। और दोस्तों कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली जो रामनगर के पास में है, स्रोतों में दोस्तों ये बताया गया है। तो दोस्तों यूकेपीएससी या यूकेट्रिपलसी के असर्शन और रीजन वाले सवालों में 99% छात्र यहीं पर मात खा जाते हैं कि क्या कत्यूरियों ने राजधानी सिर्फ एक श्राप के डर से बदली थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था। तो दोस्तों इसका सच जानेंगे। तो दोस्तों कार्तिकपुर राजवंश की राजधानी का स्थानांतरण उत्तराखंड इतिहास की एक बड़ी घटना है। और दोस्तों राजधानी जोशीमठ जो प्रथम राजधानी थी, बाद में बैजनाथ जिसको सुभिक्षपुर भी बोला गया है द्वितीय राजधानी लाई गई। और दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के पुस्तक में राजा वासुदेव के शिकार और नरसिंह भगवान के श्राप से जुड़ी लोक कथा भी है। और दोस्तों इतिहासकार जो लक्ष्मीनाथ जोशी जी हैं, उन्होंने भी एक कथा दोस्तों सुनाई है राजधानी परिवर्तन की, जिसमें बताया गया है दोस्तों कि जब राजा नरसिंह देव शिकार खेलने गए थे तो उनकी अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने नरसिंह ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया था। और दोस्तों भोजन के बाद वे चारपाई में लेट गए थे। और राजा ने जब राजा ने अपनी अनुपस्थिति में वहाँ किसी अन्य ब्राह्मण को चारपाई में लेटा हुआ देखा, तो नरसिंह देव ने क्या कर दिया, उन पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही तलवार से उनकी बाह में आक्रमण किया, तो दोस्तों उनकी बाह से रक्त निकलने के बजाय दोस्तों दूध टपकने लगा। तो राजा को फिर महाशक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन दोस्तों दंड स्वरूप उन्हें अपनी राजधानी छोड़कर बैजनाथ दोस्तों जाना पड़ा। तो ये पौराणिक कारण भी दोस्तों बताया गया है। उसके बाद जो दोस्तों महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक कारण है वो शिव प्रसाद डबराल चारण का है। दोस्तों जोशीमठ में हिमस्खलन, हिमपात और भूस्खलन से जोशीमठ में जनधन की काफ़ी क्षति हुई थी। और तभी सुभिक्ष राज ने राजधानी परिवर्तन करने का जो है विचार बनाया। और उसके बाद दोस्तों उनके पुत्र नरसिंह देव ने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए राजधानी बैजनाथ दोस्तों बनाई थी। तो दोस्तों भौगोलिक मजबूरी जो थी ये राजधानी परिवर्तन का मुख्य आधार थी दोस्तों। तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल हिमस्खलन, भूस्खलन और हिमपात को राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण मानते हैं। और दोस्तों डॉक्टर यशवंत कटोच के अनुसार इस परिवर्तन का एक कारण परमार शक्ति का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें परमार भी दोस्तों बनने लग गए थे। तो दोस्तों कटोच जी
ने यह भी तर्क दिया है कि मूल राजधानी जोशीमठ मानना एक कल्पना भी हो सकती है, क्योंकि मुख्य कार्तिकेयपुर अलकनंदा घाटी में था। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों किसने दिया है? डॉक्टर यशवंत कटोच ने दिया है। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन फंसाता है दोस्तों इन क्वेश्चनों में। जैसे स्टेटमेंट आएगा राजधानी जोशीमठ से बैना लाई गई, और रीजन दिया जाएगा दोस्तों डबराल के अनुसार हिमस्खलन इसका मुख्य कारण था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो असर्शन ए है और जो रीजन आर की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जोशीमठ इसलिए लाई गई थी, राजधानी जोशीमठ से बैना इसलिए लाई गई थी क्योंकि डबराल के अनुसार वहाँ पर हिमपात और भूस्खलन जैसी बड़ी घटना हुई थी, बहुत बड़ी जनहानि हुई थी। और ये दोस्तों स्टेटमेंट की सही व्याख्या जो है रीजन आर करता है कि डबराल के अनुसार हिमस्खलन इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन, जो स्टेटमेंट और उसका जो रीजन एक ही सही व्याख्या करता है दोस्तों। जो स्टेटमेंट है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों यहाँ से बनते ही रहते हैं। तो एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं कि कत्यूरों की जो प्रथम राजधानी थी वो कार्तिकपुर जोशीमठ के पास थी, और इनकी शीतकालीन राजधानी दोस्तों ढिकुली रामनगर के पास बताई गई है। और दोस्तों द्वितीय राजधानी सुभिक्षपुर, जिसको बैजनाथ या कत्यूर घाटी के नाम से आप जानते हैं। और वैज्ञानिक तर्क देने वाले दोस्तों शिव प्रसाद डबराल हैं। और इसमें एक पौराणिक कथा भी आती है राजधानी परिवर्तन के पीछे, नरसिंह भगवान का श्राप। तो दोस्तों याद रखिए बर्फ़ डबराल जी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोस्तों बनता है, क्योंकि जोशीमठ में आज जिस तरह की भूस्खलन की जो घटनाएँ हो रही हैं तो ये डबराल जी के कॉन्सेप्ट को मजबूती प्रदान कर रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप भी कार्तिकपुर राजवंश को एक ही परिवार का वंश मानते हैं? तो दोस्तों 99 एस्पिरेंट यहीं पर मात खाते हैं। यह कोई एक अखंड वंश नहीं था, मतलब एक ही वंश की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि सत्ता 3 अलग अलग परिवारों के हाथों में घूमी दोस्तों। अगर वंशावली का यह क्रम याद नहीं है तो समझो एग्जाम में नंबर तो जाएगा ही जाएगा दोस्तों इस मास्टर जो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है, इस मास्टर फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनका क्रम लगाने को आ सकता है। क्योंकि कार्तिकपुर शासन के मुख्य रूप से 3 परिवार ने शासन किया था दोस्तों। प्रथम परिवार और इनके संस्थापक बसंत देव को इसको संस्थापक माना गया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों खरपर देव, अधिराज देव और उसके बाद त्रिभुवन राजदेव दोस्तों। और दोस्तों कई स्रोतों में बसंत देव और खरपर देव के बाद उनके उत्तराधिकारी कल्याण राजदेव और उसके बाद त्रिभुवन राजदेव का उल्लेख है। तो दोस्तों ज़्यादातर कई स्रोतों में जो है यहाँ पर अधिध्वज देव या अधिराज देव का उल्लेख है, लेकिन आप कल्याण देव के पक्ष यदि क्रम लगाने को आता है तो वरीयता आप कल्याण देव के उसमें जाइएगा, क्योंकि जो इतिहासकार हैं उन्होंने यहाँ पर अधिकतर इतिहासकारों ने खरपर देव का जो उत्तराधिकारी किसको माना है? कल्याण देव को माना है। और कई स्रोत में अधिराज या अधिध्वज देव को भी माना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रायोरिटी यदि देने वाली बात है तो कल्याण देव को खरपर देव का उत्तराधिकारी दोस्तों मानिएगा। और दोस्तों उसके बाद दूसरा परिवार आता है जिसको आप निम्बर देव या निम्वर्त देव कहते हैं, इसके संस्थापक थे। उसके बाद श्रीगण देव आते हैं, उसके बाद ललितसुर देव और भूदेव। तो पहले परिवार के संस्थापक बसंत देव और निम्बर देव, निम्बर वंश के संस्थापक दोस्तों निम्बर देव थे। और दोस्तों तीसरा जो परिवार है वो सर्वदित्य वंश है और इसके संस्थापक सर्वदित्य थे। इनके बाद दोस्तों इच्छड़ देव आते हैं, उसके बाद दोस्तों देशड़ देव, उसके बाद दोस्तों पद्मड़ देव और उसके बाद दोस्तों सुभिक्ष राजदेव। और दोस्तों राजधानी परिवर्तन के बाद भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर पूरे कत्यूरी जो है बैजनाथ आ गए। कत्यूरी की एक शाखा ने जो चौथा परिवार बताया गया है लखनपाल देव का बताया गया है, उसके बाद इंद्रपाल और उसके बाद त्रिभुवनपाल, तो उन्होंने वहाँ बैजनाथ आने के बाद भी उन्होंने वहाँ शासन किया था। लखनपाल देव जो वंश है और इंद्रपाल देव का नाम आता है, त्रिभुवनपाल देव का, उन्होंने कार्तिकपुर में शासन किया था। वो पूरी तरह कार्तिकपुर छोड़ के दोस्तों नहीं आए थे। तो दोस्तों परीक्षा के लिए आपको याद रखना है, प्रथम परिवार का संस्थापक बसंत देव है, द्वितीय परिवार का शासक दोस्तों निम्बर देव है, और दोस्तों तृतीय परिवार का शासक दोस्तों सर्वदित्य है, और दोस्तों अंतिम शासक दोस्तों सुभिक्ष राज है। और इन्हीं के मन में दोस्तों राजधानी परिवर्तन का विचार आया और
कई इतिहासकारों का मानना है कि इन्हीं के पुत्र नरसिंह देव ने ही पिता की योजना को सक्सेस बनाया और पिता की जो योजना को सफल बनाया, और नरसिंह देव इनके पुत्र ही राजधानी जो है बैजनाथ कत्यूर घाटी दोस्तों लाए थे। और दोस्तों जो मैंने कहा कि चौथा परिवार जो जानकारी है वो लखनपाल या इंद्रपाल देव या त्रिभुवनपाल देव, इसका उल्लेख दोस्तों विजयनाथ शिलालेख में दोस्तों मिलता है। दोस्तों कार्तिकपुर राजवंश की नींव जिस परिवार ने रखी उसे हम प्रथम परिवार या बसंत देव वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्लाइड देख रहे हैं। और दोस्तों एटकिंसन, राहुल सांकृत्यन और डबराल के अनुसार वासुदेव और बसंतदेव एक ही व्यक्ति के दोस्तों नाम हैं। तो दोस्तों बागेश्वर शिलालेख के अनुसार बसंतदेव ने ही कार्तिक राजवंश इस वंश की नींव रखी थी और इस वंश के दोस्तों प्रथम संस्थापक इनको माना जाता है। और दोस्तों इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। परमेश्वर की भव्य उपाधि इन्होंने धारण की थी जो इनकी स्वतंत्र सत्ता का दोस्तों प्रतीक है। दोस्तों बसंतदेव ने जोशीमठ में प्रसिद्ध नरसिंह देव के मंदिर का निर्माण दोस्तों बसंतदेव ने ही करवाया है। और दोस्तों अभिलेखों में बसंतदेव की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी मिलता है। दोस्तों बसंतदेव के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका नाम अभिलेखों से दोस्तों मिट गया है। दोस्तों उसके बाद नाम मिलता है अभिलेखों में दोस्तों खरपरदेव का। दोस्तों खरपरदेव यह कन्नौज के प्रसिद्ध राजा यशोवर्मन का दोस्तों समकालीन था। तो दोस्तों परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि खरपरदेव निम्न के किसके समकालीन था। तो दोस्तों सही आंसर है कन्नौज के राजा यशोवर्मन। तो यशोवर्मन आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा। दोस्तों खरपरदेव के पुत्र अधिध्वज, कहीं पर कल्याणदेव भी नाम मिलता है दोस्तों। ये एक ही व्यक्ति के दो अलग नाम भी हो सकते हैं दोस्तों, उसके दो नाम रहे हों अधिध्वज और कल्याणदेव। तो खरपरदेव के जो पुत्र था अधिध्वज या उनको आप कल्याणदेव कह लीजिए, इनकी रानी का नाम दोस्तों लद्दा देवी था। और इनके पुत्र का नाम दोस्तों त्रिभुवन राजदेव था, यानी कि कल्याणदेव के पुत्र का नाम दोस्तों त्रिभुवन राजदेव था। और दोस्तों याद रखिएगा कि त्रिभुवन राज के समय में एक बड़ी घटना घटी। इन्होंने किरातों के साथ ऐतिहासिक संधि की थी और दोस्तों इसका उल्लेख बागेश्वर शिलालेख में दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों किरात से संधि किस राजा ने की थी? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिभुवन राज। दोस्तों त्रिभुवन राज बसंतदेव परिवार का अंतिम शासक था। दोस्तों अब हम द्वितीय परिवार की बात करेंगे। द्वितीय परिवार के उस शासक की बात करेंगे दोस्तों जिसने न केवल सीमाएं जीती बल्कि जागेश्वर को मंदिरों की दोस्तों नगरी बना दिया। तो दोस्तों कार्तिक राजवंश में द्वितीय परिवार की स्थापना निम्बरदेव ने की थी। कार्तिक परिवार में द्वितीय परिवार के संस्थापक निम्बरदेव थे। दोस्तों ये कट्टर शैव धर्मानुयायी थे और दोस्तों पहले ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में दोस्तों आए थे। इनसे पहले दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रभाव था, लेकिन बाद में जब शंकराचार्य का यहाँ आगमन हुआ तो उसके बाद ये दोस्तों हिंदू धर्म की तरफ आकृष्ट हुए। और दोस्तों निम्बरदेव ने ही जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। दोस्तों इसका श्रेय निम्बरदेव को जाता है। जैसे जो मंदिर होता है, मंदिर के जो ऊपर की जो छत बनने का जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसी को दोस्तों विमान कहते हैं। तो जागेश्वर में विमानों का निर्माण निम्बरदेव ने कराया। जैसे 2 मंजिला 3 मंजिला, पहले 1 मंजिला ही मंदिर बनते थे, फिर 2 मंजिला 3 मंजिला इस तरह का ढांचा बनने लग गया मंदिरों के ऊपर। जो मंदिर के ऊपर जो ढांचा बनता है उसी को दोस्तों विमान कहा जाता है। और दोस्तों उसके बाद राजा बने इनके पुत्र निम्बरदेव के पुत्र इष्टगण। दोस्तों इष्टगण देव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को दोस्तों एक सूत्र में बांधने का सफल प्रयास किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया। तो दोस्तों सही आंसर होगा इष्टगण देव। दोस्तों इन्होंने जागेश्वर में
इष्टगण देव ने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। और दोस्तों ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र लेख में इष्टगण को परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण भी बताया गया है। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम धरा देवी, दोस्तों इनकी पत्नी का नाम धरा देवी या कहीं पर दिशा देवी बताया गया है। और इनके पुत्र का नाम दोस्तों ललित सूर्यदेव था। दोस्तों कार्तिकपुर में शासन करने वाले तीनों परिवारों में सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा जो कार्तिक राजवंश में हुए, उसमें सबसे बड़ा नाम उभर के आता दोस्तों ललित सूर्यदेव का। तो दोस्तों अभी हम उसके बाद ललित सूर्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने वाला प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों सही आंसर होगा ललित सूर्यदेव। और दोस्तों जागेश्वर में नटराज और लकुलिश मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों, इसका भी सही आंसर दोस्तों इष्टगण देव होगा। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्तिकपुर राजवंश में द्वितीय परिवार का संस्थापक दोस्तों निम्बरदेव था और ये कट्टर शैव शासक थे। और उत्तराखंड का प्रथम एकीकरण किसने किया था दोस्तों, इष्टगण देव ने किया था। यदि क्वेश्चन आता है दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम एकीकरण किस कार्तिकपुर शासक ने किया था, तो सही आंसर होगा दोस्तों इष्टगण देव। और जागेश्वर में नटराज मंदिर के जो निर्माता हैं वो भी दोस्तों इष्टगण देव ही हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम द्वितीय परिवार की में हम अब ललित सूर्यदेव के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें कत्यूरी इतिहास का दोस्तों सबसे प्रतापी राजा दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि कत्यूरी राजवंश का वो कौन सा राजा था जिसके शासनकाल को इतिहासकार स्वर्ण युग का चरमोत्कर्ष कहते हैं दोस्तों, जिसे अभिलेखों में साक्षात वराह अवतार के समान दोस्तों बताया गया है। तो दोस्तों आज द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में हम ललित सूर्य के देव के उन ताम्रपत्रों को टेस्ट करेंगे जो आज भी बद्रीनाथ के निकट पांडुकेश्वर में इस महान साम्राज्य की दोस्तों गवाही देते हैं। दोस्तों ललित सूर्यदेव कत्यूरी राजवंश के द्वितीय परिवार निम्बर वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। और दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच और बद्रीनाथ पांडे के अनुसार ललित सूर्यदेव का जो शासनकाल लगभग 832 ईस्वी से 854 ईस्वी के आसपास दोस्तों माना जाता है। दोस्तों यह वह समय था जब कत्यूरी सीमाएं अपने विस्तार के दोस्तों चरम पर थीं और राज्य में अभूतपूर्व शांति और समृद्धि थी। तो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्य को कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है। दोस्तों इसका मतलब है जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह रूप धरकर पृथ्वी को दलदल से निकाला था, उसी प्रकार ललित सूर्यदेव ने अराजकता और बाहरी संकटों से उत्तराखंड की धरती की दोस्तों रक्षा की थी। और दोस्तों यह उपाधि उनकी धार्मिक निष्ठा और एक रक्षक के रूप में उनकी छवि को दोस्तों पुख्ता करती है। दोस्तों इतिहास केवल युद्धों से नहीं निर्माण से भी बनता है। दोस्तों ललित सूर्यदेव की दो रानियों का उल्लेख मिलता है, लया देवी और दोस्तों समा देवी का नाम। तो दोस्तों यहाँ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि जो सामा देवी इनकी पत्नी थी, उन्होंने कत्यूर घाटी बैजनाथ में और जोशीमठ क्षेत्र में नारायण मंदिर का दोस्तों निर्माण कराया था। और दोस्तों ये कत्यूरी काल की नारी शक्ति का और उनके धार्मिक झुकाव का दोस्तों सबसे सशक्त उदाहरण है। तो दोस्तों आयोग अक्सर पूछता है कि कार्तिक राजवंश के सर्वाधिक ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा दोस्तों ललित सूर्यदेव। तो दोस्तों इनके पांडुकेश्वर में 2 ताम्रपत्र और दोस्तों कंडारा से भी इनका एक अभिलेख मिला है जो इनकी वंशावली को जानने का सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स दोस्तों है। तो अगर यहाँ में दोस्तों आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके मिले हैं या किसके सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र मिले हैं, तो दोस्तों आप आंख मूंद कर ललित सूर्यदेव पर टिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो ताम्रपत्र हैं केवल धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये स्वर्ण युग के लिखित प्रमाण हैं। दोस्तों इन्हीं से हमें पता चलता है कि ललित सूर्यदेव केवल युद्ध ही नहीं जीते थे, बल्कि विद्वानों और ब्राह्मणों को भूमि दान देकर शिक्षा और संस्कृति का भी इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों ललित सूर्यदेव के बाद कत्यूरी सत्ता का सूरज धीरे धीरे ढलने की ओर बढ़ता है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मापदंड सदियों तक दोस्तों जीवित रहे। तो दोस्तों अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि उनके उत्तराधिकारियों ने इस विशाल साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाया।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि 9वीं शताब्दी में हिमालय का धार्मिक भूगोल रातों रात कैसे बदल गया। वो कौन सा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने उत्तराखंड को बौद्ध धर्म के प्रभाव से निकालकर कट्टर शैव सनातन प्राण धर्म में बदल दिया। वो कौन सा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने उत्तराखंड को बौद्ध धर्म के प्रभाव से निकालकर फिर से सनातन की गोद में डाल दिया। तो दोस्तों आज द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में हम आदि गुरु शंकराचार्य की यात्रा और भूदेव के उस कट्टर फैसले का सच जानेंगे जिसने उत्तराखंड की सांस्कृतिक नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों ये आप धार्मिक पेंडुलम को दोस्तों देखिए, ये है दोस्तों धार्मिक पेंडुलम। इस स्लाइड के ग्राफिक को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसे मैंने धार्मिक पेंडुलम इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों कत्यूरी शासन की शुरुआत में दोस्तों बौद्ध थे और सनातन धर्म साथ साथ चल रहे थे। बौद्ध धर्म और सनातन साथ चल रहे थे, लेकिन दोस्तों 9वीं शताब्दी के आते आते पेंडुलम पूरी तरह से कट्टर शैव सनातन की ओर झुक जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो भूदेव हैं, दोस्तों जो कट्टर मतलब ललितसुर के बाद जो उनके पुत्र हैं भूदेव हैं, इनको परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा है। बागेश्वर शिलालेख में दोस्तों इनको परम बुद्ध श्रवण रिपु कहा गया। तो रिपु का अर्थ होता है दोस्तों शत्रु, यानी कि भ्रमण का मतलब दोस्तों होता है बौद्ध भिक्षुओं का प्रबल विरोधी। तो दोस्तों इसी विचारधारा का प्रतीक है दोस्तों बैजनाथ मंदिर समूह, जिसका निर्माण दोस्तों भूदेव ने कराया था। दोस्तों बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? भूदेव ने कराया था दोस्तों। ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह मंदिर आज भी कत्यूरी वास्तुकला और सनातन पुनर्जागरण का गवाह है दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य उत्तर भारत कैसे आए? तो दोस्तों इनका जो टाइमलाइन है दोस्तों 814 से 820, ये इनकी टाइमलाइन है। तो दोस्तों लगभग आदि गुरु शंकराचार्य 814 से या 816 के आसपास, उसमें या तो दोस्तों इष्टगण देव का शासन रहा होगा या ललितसुर देव का शासनकाल रहा होगा। ज़्यादा प्रभाव इष्टगण देव का दोस्तों उसमें बताया जाता है। और समाधि इन्होंने दोस्तों इनकी केदारनाथ में 820 ईस्वी में शंकराचार्य ने केदारनाथ में अमृतसरी का दोस्तों त्याग किया था। तो दोस्तों इनका योगदान क्या है? इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ का जीर्णोद्धार किया और पूरे उत्तराखंड को पूरे भारत से जोड़ने के लिए उत्तर में, जिसको हम आज ज्योतिर्मठ कह रहे हैं, इसको आमनाई मठ भी दोस्तों कहा जाता है। ज्योतिर्मठ को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आमनाई मठ के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। दोस्तों शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में विष्णु मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर दोबारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया था दोस्तों। तो दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए। कई बार दोस्तों इनका मिलान करने को भी आ जाता है, तो जिसको हम जोशीमठ में दोस्तों इन्होंने ज्योतिर्मठ बनाया, मतलब बद्रीनाथ पूजा का मुख्य केंद्र दोस्तों ये है। सिंगरी पीठ इन्होंने दोस्तों दक्षिण में, उत्तर में जोशीमठ में इन्होंने ज्योतिर्मठ बनाया, जोशीमठ चमोली में, और दक्षिण में कर्नाटक में दोनों ने सिंगरी पीठ बनाया दोस्तों। और पूर्व में दोस्तों इन्होंने उड़ीसा में पुरी यानी गोवर्धन मठ बनाया, और पश्चिम दोस्तों गुजरात में इन्होंने द्वारिका पीठ बनाई दोस्तों आज भी बद्रीनाथ में रावल जो दक्षिण में के लंबूदरी ब्राह्मण होते हैं, यह आज भी इनके जो पुजारी होते हैं दोस्तों वो नंबूदरी ब्राह्मण से होते हैं। तो आज भी दोस्तों ये परंपरा चल रही है। यह परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने ही दोस्तों शुरू की थी और जिसे दोस्तों कत्यूरी राजाओं ने भी दोस्तों संरक्षण दिया था। तो दोस्तों याद रखिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कथन आ सकता है कि भूदेव बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तो यह कथन पूरी तरह गलत है। यह बौद्धों का घोर विरोधी था और दोस्तों आदि गुरु भूदेव के समय आए थे, तो दोस्तों ये कथन भी गलत है। इष्टगण और ललित के समय आए थे, तो ललित सुरदेव के समय आए थे, भूदेव के समय नहीं आए थे, लेकिन भूदेव ने इनकी स्थापना को दोस्तों आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों इतिहास की ये बारीकियाँ आपको भीड़ से अलग करेंगी। अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को इतनी गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन को ज्वाइन करिए। और दोस्तों अब हम अगली स्लाइड पर आपको ले चल रहे हैं। दोस्तों इस लेक्चर में हम
काटीपुर साम्राज्य या कत्यूरी साम्राज्य का पार्ट 1 का दोस्तों कवर कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों आज हम काटीपुर राजवंश का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, जो आपके यूकेपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश के इतिहास में तृतीय परिवार का जो शासनकाल का जो समय है दोस्तों, जहाँ सत्ता दोस्तों पहाड़ों की ऊंचाइयों से मतलब चमोली से उतरकर नीचे कत्यूर घाटी बागेश्वर की उपजाऊ भूमि की ओर कदम बढ़ा रही है दोस्तों तीसरा परिवार। दोस्तों क्या आपको पता है कि कौन सा राजा था जिसने बद्रीनाथ धाम के लिए भूमि दान दी थी? तो दोस्तों आज द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में हम सर्वादित्य वंश के उन शिलालेखों का डीएनए टेस्ट करेंगे जो कत्यूरी पतन से ठीक पहले की अंतिम स्थिरता को दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों इतिहासकारों के डोजर के अनुसार द्वितीय परिवार निम्रवंश के बाद सर्वादित्य ने तृतीय परिवार की नींव रखी। दोस्तों यह परिवार कत्यूरी सत्ता के उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जब साम्राज्य अपनी प्रशासनिक जड़ें और गहरी कर रहा था। सर्वादित्य ने बिखरी हुई व्यवस्था को फिर से संगठित कर अंतिम स्थिरता यानी कि फाइनल स्टेबिलिटी का आधार दोस्तों तैयार किया था। दोस्तों सर्वादित्य के बाद उसका पुत्र पद्मदेव गद्दी पर बैठा, और दोस्तों इंजाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में पद्मदेव द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान का स्पष्ट उल्लेख दोस्तों किया गया है। तो दोस्तों यह केवल धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि यह सत्ता का तीर्थों से जुड़ाव था। दोस्तों पद्मदेव ने सिद्ध किया कि कत्यूरी शासन की शक्ति का एक बड़ा आधार उनकी धार्मिक आस्था और ब्राह्मणों को दिया गया संरक्षण था। तो दोस्तों सुभिक्षी राजदेव अंतिम प्रतापी शासक था, और दोस्तों सुभिक्षी राज इस परिवार का अंतिम प्रतापी शासक था। और दोस्तों जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सुभिक्षी राज ने ही अपने नाम पर नई राजधानी सुभिक्षपुर बनाई थी, जो वर्तमान बैजनाथ के बागेश्वर के निकट थी। और इतिहासकार में यहाँ पर मतभेद भी बहुत सारा हमें देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे सोर्स हमें बताते हैं कि इन्हीं के पुत्र नरसिंह देव ने पिता की योजना को कार्यान्वित किया था। तो दोस्तों यहीं से कत्यूरी सत्ता का केंद्र जोशीमठ से कत्यूर घाटी की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और दोस्तों सुभिक्षी राज के ताम्रपत्र उसकी विजयों और दानशीलता की दोस्तों गवाही देते हैं। तो दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय परिवार काटीपुर राजवंश में तृतीय परिवार का संस्थापक कौन था? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सर्वादित्य। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि सुभिक्षपुर की स्थापना किसने की थी? तो आपका दोस्तों सही आंसर होगा सुभिक्ष राजदेव ने। और यह कत्यूर घाटी में कत्यूरी सत्ता की जो थी दोस्तों पहली दस्तक थी। और दोस्तों डॉक्टर यशवंत कटोच और अजय राउत के शोध बताते हैं कि सुभिक्ष राज के बाद कत्यूरी साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति धीरे धीरे विखंडित होने लगी थी। और दोस्तों इस सुभिक्ष राज के बाद हम देखते हैं कि किस तरह काटीपुर राजवंश की पतन की कहानी शुरू होती है। और दोस्तों हमारे जो कत्यूरी राजवंश है इसके वीडियो कई पार्ट्स में आएंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे वीरदेव ब्रह्मदेव के अत्याचारों और बाहरी आगमनों ने कत्यूरी साम्राज्य के दोस्तों टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों क्या कत्यूरी राजा केवल पहाड़ों के सरदार थे? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। इनका प्रशासनिक ढांचा इतना सुसंगठित था कि इनकी तुलना गुप्त साम्राज्य से की जाती है। दोस्तों आज द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में हम इस ब्लूप्रिंट का डिकोड करेंगे जिसने 300 सालों तक हिमालयी सीमाओं को सुरक्षित रखा। दोस्तों अगर आप भी इन कठिन शब्दों से डरते हैं तो अगले 5 मिनट में ये आपकी उंगलियों पर होंगे। तो दोस्तों राजा जिसने दोस्तों परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, और दोस्तों प्रशासन के शीर्ष पर स्वयं राजा होता था, और उसे दी गई उपाधि दोस्तों थी परम भट्टारक महाराजाधिराज। तो यह केवल नाम नहीं बल्कि दोस्तों पूर्ण संप्रभुता का प्रतीक था। कत्यूरी राजा स्वयं को देवी शक्ति का प्रतिनिधि मानते थे, और न्याय के अंतिम स्रोत भी दोस्तों यही थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं राजा के नीचे अमात्य लिखा हुआ है। ये प्रमुख सलाहकार होते थे। राजा की सहायता के लिए अमात्य होता था, और दोस्तों यह आज के कैबिनेट सचिव या प्रधानमंत्री के समान पद था। राज्य की हर महत्वपूर्ण नीति
अमात्य के परामर्श के बिना संभव नहीं थी। और दोस्तों यह पद अक्सर उच्च शिक्षित और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही दिया जाता था। और दोस्तों फिर अमात्य के अंडर में जो काम करने वाले बड़े अधिकारी हैं, तो हम उस पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा है महासंधि विग्रहकृत, मतलब संधि और विग्रह, संधि ट्रीटी और विग्रह में वार। तो दोस्तों यह आज के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का मिला जुला रूप था। दोस्तों दूसरे राज्यों की संधि करनी हो या युद्ध की घोषणा करनी हो, यह सब इसी मंत्री का काम था। और इस मंत्री का नाम था दोस्तों महासंधि विग्रहकृत। तो दोस्तों बार बार आप वीडियो को देखिए, आपको ये नाम बहुत आसान लगने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कोटपाल और प्रांतपाल की बारी आती है। दोस्तों ये सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण पिलर दोस्तों उस समय थे। दोस्तों आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए दो विशेष पद होते थे। दोस्तों कोटपाल यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के सर्वोच्च दुर्गों किलों का रक्षक कोटपाल का ही होता था दोस्तों। और इनका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि ये किले हमेशा अभेद्य रहें। और दोस्तों उसके बाद हम प्रांतपाल की बात कर रहे हैं, जो सीमाओं के रक्षक थे। और यह उत्तराखंड के कठिन सीमाओं और बॉर्डर की सिक्योरिटी का कार्य के प्रमुख दोस्तों अधिकारी होते थे। तो दोस्तों अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा कि कत्यूरी प्रशासनिक ढांचा किस प्राचीन साम्राज्य से मेल खाता था। तो आपको सही आंसर टिक माना है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य। क्योंकि दोस्तों कत्यूरियों ने गुप्त राज्य काल की नौकरशाही और पदनाम का लगभग वैसा ही अपनाया था जैसे गुप्त काल में गुप्ता डायनेस्टी में चला आ रहा था। उसी तरह के पदनाम हमें दोस्तों कत्यूरी राजवंश में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इसे उत्तराखंड का क्लासिकल एज भी दोस्तों कहा जाता है। और दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच और डबराल जी के अनुसार कत्यूरी प्रशासन की सफलता का सबसे बड़ा राज उनकी केंद्रीकृत व्यवस्था थी। और दोस्तों एक आदेश राजधानी काठमांडू से निकलता था और सीमाओं तक पहुंचता था। और यही तालमेल दोस्तों उनकी 300 वर्षों की अखंडता का दोस्तों आधार बना। और दोस्तों केंद्रीय प्रशासन के बाद अब हम उस शक्ति पर बात करेंगे जो उस प्रशासन को लागू करती थी, यानी कत्यूरी सैन्य और पुलिस व्यवस्था की दोस्तों अभी हम बात करेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले उत्तराखंड की पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़ती थी, और क्या हिमालय की कठिन पहाड़ियों में कत्यूरी राजा हाथियों और ऊँटों की सेना का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों आज द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा में हम कत्यूरी प्रशासन के उस मिलिट्री मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो आज की आधुनिक पुलिस व्यवस्था को भी टक्कर देता था। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस बात को जानने के लिए कि कत्यूरी सेना केवल पैदल सैनिकों की भीड़ नहीं थी, बल्कि यह 4 विशिष्ट अंगों में विभाजित थी। दोस्तों शब्दों को दोस्तों ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके नाम में इनका अर्थ छिपा है। जैसे दोस्तों पहला पद यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं, अश्व बलाधिकृत। अश्व का मतलब दोस्तों होता है घोड़ा, और यह घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और दोस्तों उसके नीचे आप देख रहे हैं हस्ती बलाधिकृत। दोस्तों हस्ती यानी हाथी, गज सेना का प्रमुख जो होता था दोस्तों उसको हस्ती बलाधिकृत बोलते थे। उसके बाद नीचे दोस्तों उष्ट बलाधिकृत। उष्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऊँट। तो दोस्तों आप सोचिए कि पहाड़ों में ऊँट कत्यूरी साम्राज्य के विस्तार तराई भाबर और मैदानी इलाकों में था। तो तभी तो दोस्तों वहाँ ऊँट चलते थे, जहाँ ऊँटों की रसद सेना के लिए महत्वपूर्ण थी। ऊँटों से दोस्तों सेना के लिए रसद पहुँचाई जाती थी, खासकर तराई और भाबर वाले क्षेत्र में। और दोस्तों यहाँ पर एक पद का उल्लेख और दिया गया है, जैनपति। दोस्तों यह पैदल सेना का प्रमुख होता था और युद्ध में विजय की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों में होती थी। और दोस्तों अब हम पुलिस और न्याय व्यवस्था को देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रशासन कितना भी मजबूत हो, अगर न्याय व्यवस्था कमज़ोर है तो साम्राज्य ढह ही जाएगा। तो दोस्तों कत्यूरियों ने इसके लिए 2 खूंखार पद बनाए थे। पहला पद दोस्तों था दोस्तों दंडपासिक। दोस्तों यह राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। दंड और पासिक, पास में होता फंदार दोस्तों, जो कानून तोड़ने वालों को दंडित करे। तो दोस्तों यह आज के डीजीपी के स्तर का पद होता था। और उसके नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों चोरो द्वणिक। यह पद सीधे तौर पर चोर डाकों को, चोरों से आपको लग रहा है दोस्तों, चोर डाकों को पकड़ने के लिए होता था। चोर, ठीक है, समझ रहे होंगे। उद्रण, पकड़ने वाला, समाप्त करने वाला। अतः चोरोद्वणिक वह है जो समाज में चोरी के अपराध को उखाड़ फेंके। तो दोस्तों यदि आप शब्दों को तोड़ के समझेंगे
तो परीक्षा हॉल में कभी भी आप दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों अजय सिंह रावत के अनुसार कत्यूरी न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी। महासामंत और राजपुत्र जैसे पद भी कानून के दायरे में आते थे। और दोस्तों यह सुसंगठित ढांचा ही था जिसकी वजह से कत्यूरी 300 वर्षों तक बाहरी शक्तियों उत्तराखंड की सीमाओं को भेद नहीं पाई दोस्तों। और दोस्तों सैन्य और न्याय की ताकत ने कत्यूरी साम्राज्य को पर्वतों को अजय साम्राज्य बना के रखा। लेकिन दोस्तों हर स्वर्ण युग का एक अंत होता है दोस्तों। तो दोस्तों बाद में हम इसके जो पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे वीर देव ने अहंकार ने इस अधे दुर्ग में दरार डाल दी और कैसे यह साम्राज्य बहुत सारी शाखाओं में बिखर गया और कैसे वीरदेव के अहंकार ने, यानी कि वीरदेव मतलब ब्रह्मदेव के अहंकार ने इस अभेद दुर्ग में दरार डाल दी और कैसे इस राज्य का पतन हुआ। आगे के पार्ट में इसका हम गहन विश्लेषण दोस्तों करेंगे। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे अगले पार्ट में इनके मापन के बारे में। दोस्तों किसी साम्राज्य की आयु उसकी सेना से नहीं उसकी अर्थव्यवस्था से भी तय होती है। तो दोस्तों कत्यूरी राजाओं ने हिमालय की विषम परिस्थितियों में एक जैसी कर प्रणाली टैक्स सिस्टम को विकसित की थी जो आज की आधुनिक जीएसटी और इनकम टैक्स की याद दिलाती है। तो दोस्तों आइए इसका डीएनए टेस्ट करते हैं। दोस्तों पहली बात आती है दोस्तों यहाँ पर भाग भू राजस्व उपज का छठा भाग। तो दोस्तों यह भू राजस्व था, यह उपज का 1/6वां भाग राजा को दिया जाता था। दोस्तों इसे रटने के बजाय ऐसे समझिए कि यह किसान की मेहनत में राजा की हिस्सेदारी होती थी और उपज का 1/6वां भाग राजा को दिया जाता था और उसको भाग कहा जाता था दोस्तों। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों भोग, जो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली अन्न फल और सब्जियां भोग कहलाती थीं और आज के दोस्तों आप डेली सप्लायर होते हैं उनकी तरह इसको आप समझिए। और दोस्तों उसके बाद हिरणीय नगद कर। दोस्तों यह यूकेपीएससी और यूकेट्रिपलसी का हॉट टॉपिक है। जो कर नगद के रूप में लिया जाता था उसे हिरणीय कहते थे। दोस्तों पहाड़ों में व्यापार के बढ़ने का यह सबसे बड़ा पैमाण है। और दोस्तों अब हम इसके बाद भूमि मापन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यहीं से बनते हैं कि कत्यूरी काल में भूमि को उसकी उपज बोने की क्षमता के आधार पर ही दोस्तों नापा जाता था। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों द्रोण मापन वापम। तो द्रोण दोस्तों एक अनाज का माप और वापम बना होता है बोना। द्रोण का मतलब होता है दोस्तों एक अनाज का माप और वापम बना होता है बोना। यानी मतलब दोस्तों जितनी भूमि पर एक द्रोण बीज बोया जा सके उसे द्रोण वापम कहते थे। यह आज के 20 नाली के बराबर दोस्तों मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा आप देख रहे हैं दोस्तों नालिका वापम। यह आज की प्रसिद्ध नाली प्रणाली का प्राचीन रूप है दोस्तों। और डॉक्टर यशवंत कटोच ने स्पष्ट करते हैं कि नालिका का अर्थ छोटे माप से है। और दोस्तों एक माप और आती है दोस्तों खारी वापम। इसका उल्लेख भी दोस्तों ताम्रपत्रों में मिलता है जो द्रोण मापन से बड़ी इकाई है दोस्तों। तो दोस्तों आज भी नाली और मुट्ठी की प्रणाली सीधे कत्यूरी नालिका वापम और मुष्टिका वापम बीज बोने की पद्धति से ही दोस्तों ये विकसित हुई है। और आज भी उत्तराखंड में नाली और मुट्ठी की परंपरा दोस्तों कत्यूरी काल से जारी है दोस्तों। ये उन्हीं की देन है दोस्तों इन पैमानों का उल्लेख ललितसुर देव के पांड्यकुशल ताम्रपत्र में दोस्तों मिलता है। और दोस्तों जो एक रिसर्च पेपर है लैंड सिस्टम इन मेडुअल उत्तराखंड में टाइटल नाम से जो रिसर्च पेपर जो है दोस्तों उसमें भी कत्यूरी राजाओं ने भूमि का वैज्ञानिक वर्णन किया गया है दोस्तों। उसमें बताया गया दोस्तों सारी का मतलब होता है दोस्तों उसमें उपजाऊ भूमि और खिल का मतलब उसमें बताया गया दोस्तों बंजर या कम उपजाऊ भूमि। और यशवंत कटोच में भी की बुक में भी खिल का अर्थ दिया गया है दोस्तों बंजर या कम उपजाऊ भूमि। और दोस्तों कर वसूलने वाले जो अधिकारी थे कर वसूलने के लिए सॉल्किक जो कस्टम ऑफिसर होते थे इनको सॉल्किक कहा जाता था उस समय। और दूसरे होते थे गौलमिक जैसे पदों का उल्लेख ताम्रपत्र में मिलता है। जो कर वसूलने वाले अधिकारी सॉल्किक और गौलमिक इन पदों के नाम भी ताम्रपत्र में दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको यहाँ से शब्दों के खेल में फंसाएगा। वो आपसे पूछेगा हिरणी कैसा कर था। तो आपको विकल्प में अनाज और नगद दोनों होंगे। तो याद रखिए हिरणी नगद कैश मतलब कैश के रूप में दिया जाता है। हिरणी का अर्थ नगद कैश था दोस्तों। और दोस्तों द्रोण वापम और नालिका वापम में बड़ा कौन था। तो याद रखिए दोस्तों द्रोण वापम बड़ी इकाई है और नालिका वापम छोटी इकाई है दोस्तों मापन की। और दोस्तों याद रखना
कि कत्यूरी काल में भू राजस्व दर उपज का EBITDA 6 था, नगद का ऋणी था और फल सब्जी में जो कर था वो भोग कहलाता था। भूमि मापन का आधार बीज बोने की क्षमता के आधार पर दोस्तों था। और नाली का जो प्राचीन नाम था दोस्तों उस समय, आज का हम नाली कहते हैं, उन दिनों उसका नाम नालिका वापम था दोस्तों। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप जरूर याद करिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्राचीन जो ताम्रपत्र खासकर पांडुकेश्वर में मिले हैं उनमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दोस्तों बताया गया है कि सबसे बड़ा जो मापन होता था उसमें खारी वापम सबसे बड़ा बताया गया है, उसके बाद दौड़ वापम और उसके बाद नालिका वापम सबसे छोटा बताया गया है दोस्तों खारी वापम एक खारी में 16 या 20 दौड़ के बराबर आता है और एक दौड़ में 16 या 32 नाली, और नालिका वापम में एक नाली में 16 मुट्ठी के बराबर बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी जो व्यवस्था प्रचलित है उसका संबंध इन्हीं कतुरी इकाइयों से है दोस्तों है। तो दोस्तों यदि हम नालिका वापम जो नाली है उसके आधुनिक माप से तुलना करें तो एक नाली ज़मीन का जो हिसाब है दोस्तों आजकल के हिसाब से 200 वर्ग मीटर होता है दोस्तों, और यदि हम वर्ग फुट में देखें लगभग फीट में तो 2160 वर्ग फीट के बराबर एक नाली ज़मीन होती है दोस्तों। और दोस्तों मुट्ठी में यदि हम देखें एक नाली में 16 मुट्ठी आते हैं और एक मुट्ठी में दोस्तों लगभग 135 वर्ग फीट ज़मीन दोस्तों आती है या लैंड आती है। और दोस्तों दौड़ मापन ये आधुनिक मापन से यदि हम देखें इतिहासकार अजय सिंह रावत में देखें तो उसमें बताया गया कि एक दौड़ मापन में लगभग 3200 वर्ग मीटर और एक दौड़ को दोस्तों 16 नाली के बराबर दोस्तों बताया गया है। और दोस्तों सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में 20 नाली को 1 एकड़ के बराबर भी दोस्तों माना जाता है। और दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललितपुर के ताम्रपत्रों में दौड़ वापम और खारी वापम शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि राजकीय भूमि का रिकॉर्ड इसी पद्धति से रखा जाता था। और दोस्तों यशवंत सिंह कटौज स्पष्ट करते हैं कि कत्यूरी राजाओं ने बीम वपन मतलब सोइंग सीड पद्धति का इसलिए अपनाया होगा क्योंकि पहाड़ों में ज़मीन समतल नहीं होती थी, अथवा क्षेत्रफल के बजाय बीज बोने की क्षमता ही सही माप उसमें होती थी दो क्योंकि खेत समतल नहीं है तो नपाई में दिक्कत आएगी दोस्तों। कोई उबड़ खाबड़ है, कोई दबा है, कोई अप है, कोई डाउन है, खेत समतल नहीं है, तो इसीलिए बीज बोने की के आधार पर ही इसकी माप की जाती थी। और दोस्तों एटकिंसन ने भी उल्लेख किया है कि कुमाऊं के किसान नाली और मुट्ठी का प्रयोग सदियों से दोस्तों करते आ रहे हैं, जो कत्यूरियों की ही दोस्तों देन है। तो दोस्तों आपसे यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्यूरी काल में दौड़ वापन और नालिका वापम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो इसको आप जो दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों प्राचीन काल में भूमि मापने का आधार बीज की मात्रा के आधार पर था। यहाँ 16 और 32 का अंतर मुख्य रूप से दौड़ नामक अनाज मापने के बर्तन के आकार और स्थानीय परंपराओं पर निर्भर करता था। दोस्तों प्राचीन भारतीय नाप तौल पद्धति में एक दौड़ 16 प्रस्थ के बराबर होता था। और दोस्तों कत्यूरी काल में प्रस्थ का स्थानीय रूप नाली था। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि एक दौड़ वापम में 16 नाली, तो इसका मतलब यह हुआ वह भूमि जिस पर 16 नाली लगभग 32 किलो बीज बोया जा सके। तो आधुनिक क्षेत्रों में देखें एक नाली दोस्तों 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है और 16 नाली में दोस्तों 3200 वर्ग मीटर ज़मीन आती है दोस्तों। और दोस्तों 32 नाली का गणित को हम समझते हैं कुछ उत्तर कत्यूरी ताम्रपत्रों में या डॉक्टर अजय सिंह रावत के शोध के अनुसार कुछ क्षेत्रों में दौड़ का आकार थोड़ा बड़ा होता था। एक दौड़ में 32 नाली भी आती थी, जैसे कहीं पर 16 नाली आती थी और कहीं पर 32 नाली भी आती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी भूमि जहाँ 32 नाली बीज की खपत होती थी, तो आधुनिक क्षेत्रफल जो है 32 नाली जो है दोस्तों 6400 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि दौड़ का मापन अलग था, कहीं पर एक दौड़ में 16 नाली आती थी, कहीं पर एक दौड़ में 32 नाली का बीज अजय रावत के शोध में किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इतिहासकारों में यशवंत कटोर ने स्पष्ट किया है कि कत्यूरी प्रशासन में दौड़ और खारी के मान में क्षेत्रीय भिन्नता थी, इसलिए इतिहासकारों ने 1632 का उल्लेख किया है। और दोस्तों पांडे जी के अनुसार भूमि की गुणवत्ता उपजाऊ बंजर के आधार पर भी बीज की मात्रा बदल दी जाती थी। बहुत उपजाऊ भूमि पर कम बीज यानी कि 16 नाली एक दौड़ मान लिया जाता था, और पथरीली भूमि में अधिक बीज यानी कि 32 नाली की आवश्यकता होती थी, ज़्यादा बीज की आवश्यकता होती थी, तो 32 नाली को एक दौड़ माना जाता था। इससे मापन का अंक दोस्तों उसकी उपजाऊ और पथरीली भूमि के अनुसार बदलता था दोस्तों। और दोस्तों ब्रिटिश काल में जब भूमि बंदोबस्त हुआ तब 20 नाली को एक एकड़ के मानक के करीब मान लिया गया, और 16 और 32 के बीच एक प्रशासनिक संतुलन था दोस्तों।
तो निश्चित रूप से दोस्तों आप दौड़ मापन में 16-32 का मतलब समझ गए होंगे। कहीं पर एक दौड़ में 16 नाली और कहीं पर 32 नाली, वो डिपेंड करेगा उसके उपजाऊ और उसकी पथरी ज़मीन के आधार पर डिपेंड करेगा। और खारी मापन जो सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, एक खारी में 16 या 20 दौड़ आते थे दोस्तों। और नाली का मापन यह सबसे छोटी इकाई होती थी। तो सरल शब्दों में दोस्तों 16 या 32 नाली का मतलब बस इतना है कि उस ज़मीन के टुकड़े पर कितने नाली बीज डलेगा, बस दोस्तों इतना मतलब है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में स्थित वो कौन सा मंदिर समूह है जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, और वो कौन सी वास्तुकला थी जिसने पत्थरों को लकड़ी के साथ ऐसे जोड़ा कि सदियों बाद भी वे अडिग रहे। दोस्तों आज हम यशवंत सिंह कटोच और ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कस्तूरी वास्तुकला का DNA टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि पत्थरों में उकेरा का इतिहास आपकी आंखों के सामने आज भी दोस्तों जिंदा है। तो दोस्तों कस्तूरी काल लगभग 700 से 1050 ईस्वी को उत्तराखंड की कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और दोस्तों इसका कारण केवल मंदिरों की संख्या नहीं बल्कि विविधता और निर्माण की जटिलता भी है। दोस्तों यदि हम कस्तूरी स्थापत्य कला को देखें तो यहाँ मुख्यतः 2 शैलियाँ पाई जाती हैं। एक दोस्तों शिखरयुक्त शैली, जिसको हम नागर शैली भी कहते हैं। तो डॉक्टर यशवंत कटोच के अनुसार यह उत्तर भारतीय नगर शैली का एक शुद्ध रूप है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, पूरी तरह से जो ये मंदिर होता है दोस्तों पूरी तरह से पत्थर का बना होता है दोस्तों। इसकी जो पहचान है दोस्तों, पूरी तरह से ये पाषाण निर्मित होता है दोस्तों। जो नागर शैली है पूरी तरह से पत्थर का है दोस्तों। इस तरह के मंदिर आपने देखे होंगे, अल्मोड़ा की नंदा देवी में भी पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ मंदिर आपने दोस्तों जरूर देखा होगा। और ऊपर दोस्तों इसमें कलश होता है। जैसे आपने देखा हो दोस्तों बैजनाथ के जो मुख्य मंदिर हैं कस्तूरी स्थापत्य के, ऐसे ही मंदिर हमें दिखते हैं दोस्तों। और जागेश्वर में भी का जो महामृत्युंजय मंदिर है, यह जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों महामृत्युंजय मंदिर है दोस्तों। और दूसरे तरह के मंदिर दोस्तों, इस तरह के मंदिर हमें दोस्तों मिलते हैं जिनको छत्रयुक्त या पैगोडा शैली कहते हैं दोस्तों। हिमालय में भारी बमबारी और बर्फबारी और बारिश को देखते हुए कस्तूरी वास्तुकारों ने पत्थरों के ऊपर लकड़ी की ढलुआ छतों का प्रयोग किया, मतलब इसमें लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है दोस्तों। कि कस्तूरी वास्तुकारों ने पत्थरों के ऊपर लकड़ी का ढलुआ छतों का दोस्तों प्रयोग किया है, मतलब छत जो है लकड़ी की है दोस्तों। जैसे गोपेश्वर का जो गुमनान मंदिर है और जागेश्वर के कुछ विशिष्ट मंदिर हैं। और दोस्तों केदारनाथ मंदिर की संरचना भी नागर और स्थानीय शैलों की एक अद्भुत मिश्रण है दोस्तों। और दोस्तों जागेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कस्तूरी कला की यूनिवर्सिटी भी है दोस्तों। कुल मिला के वहाँ छोटे बड़े मिलाकर 124 मंदिरों का समूह है। और दोस्तों कई स्रोत में मैंने 125 मंदिर का समूह भी दोस्तों पढ़ा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जागेश्वर में जो मंदिर समूह है वो 124 मंदिरों का समूह है या 125 मंदिरों का समूह है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर टाइप करिए। और दोस्तों इस मंदिरों का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि पीढ़ियों तक कस्तूरी शासकों मतलब निम्बर देव से इष्टगण तक ये लगातार ये दोस्तों मंदिर बनते रहे जागेश्वर में। और दोस्तों यहाँ जो सबसे बड़ा मंदिर है जागेश्वर का वो मुख्य शिव मंदिर है दोस्तों। और सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों वो जागेश्वर में महामृत्युंजय मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर। तो दोस्तों आपको बताना है कि कस्तूरी मंदिरों में लकड़ी की छतों का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल सजावट, दूसरा ऑप्शन दोस्तों देवताओं को खुश करना, और तीसरा है भारी हिमपात से संरचना की रक्षा करना, और डी है दोस्तों पत्थरों की कमी का होना। तो दोस्तों सही उत्तर है हिमालय में पत्थरों की कमी कभी नहीं रही। यह चुनाव पूर्णतः वैज्ञानिक था दोस्तों। तो दोस्तों जो मंदिर में जो लकड़ी उसमें प्रयुक्त की जाती है, चाहे आप इन मंदिर में चले जाएं, चाहे आप केदारनाथ जागेश्वर के ये मंदिर देख लें, चाहे आप केदारनाथ का मंदिर देख लें, तो देवदार की लकड़ी प्राकृतिक रूप से इसमें ऑयल पाया जाता है जिसको ओलेओरिसिन या तेल की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से तेल, फंगस, दीमक और सड़न पैदा करने वाला बैक्टीरिया तुरंत ही दोस्तों मर जाता था। और दोस्तों आज के घरों में उपयोग होने वाली लकड़ी अक्सर कच्ची होती है, उसमें तेल की मात्रा कम होती है, इसलिए उसमें कीड़ा लग जाता है। लेकिन दोस्तों जो पुराने समय में जो लकड़ी होती थी उसमें ऑयल की मात्रा होती थी। काफ़ी तमक से पहले इसको सुखाया जाता था और उसमें जो
शुगर होती थी पहले उसको ख़त्म कर दिया जाता था ताकि कीड़ा लगे ही नहीं। और ऑयल की होने की वजह से, तेल की मात्रा होने की वजह से, तेल होने की वजह से फंगस, दिमाग और सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया कभी दोस्तों लकड़ी में नहीं रहते, इसीलिए उसकी लाइफ जो ज़्यादा होती थी। इसलिए वैज्ञानिक रूप से समय समय दोस्तों लकड़ी का प्रयोग छत्रयुक्त और पैगोडा शैली के मंदिरों में दोस्तों किया गया था। 300 सालों का वैभव, गगनचुंबी मंदिर और अजय सेना। फिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य हिमालय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दोस्त पार्ट फर्स्ट में हम इस अंधकार युग की उन परतों को खोलेंगे जहां इतिहासकार भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वीरमदेव, ब्रह्मदेव, अलग अलग नामों से इसको कहा गया है। इसको विनाश का महानायक कहा गया है। दोस्तों हर स्वर्ण युग के अंत में एक विलन होता है और कचुरी पतन का मुख्य चेहरा था दोस्तों वीरदेव, जिसे वीरमदेव या ब्रह्मदेव भी दोस्तों कहा गया है। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के अनुसार वीरदेव एक कामुक और क्रूर शासक था। लोक गाथाओं में उल्लेख है कि यह इतना अत्याचारी था कि इसने अपनी मामी पिंगला से विवाह करने की चेष्टा की थी। दोस्तों डॉक्टर यशवंत कटोच ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि ब्रह्मदेव के काल में पिट्ठूशाही कर व्यवस्था लागू थी, जिससे जनता इतनी त्रस्त कि साम्राज्य के भीतर ही विद्रोह की आग दोस्तों बहुत ज़्यादा सुलगने लगी थी। तो दोस्तों कुमाऊं की लोक गाथाओं में भी रानी जिया और कतुरी वंश का रक्षक माना गया है और वीरमदेव को पतन का कारण दोस्तों माना गया है। तो दोस्तों खासकर जब तुगलक और तैमूरलंग के जब आक्रमण हुए और जब जिया रानी ने ही अंतिम समय तक उनसे लोहा लिया था, तैमूरलंग से दोस्तों लोहा लिया था, इस बात का भी जिक्र दोस्तों किया गया। लेकिन दोस्तों उत्तराधिकारियों की अयोग्यता और विलासिता ने ही कतुरियों की केंद्रीय शक्ति को दोस्तों बहुत कमज़ोर कर दिया। और उसके बाद दोस्तों ये जो अखंड साम्राज्य जो है प्रांतीय दोस्तों रियासतों में बढ़ गया। तो दोस्तों इसके पतन का जो मुख्य कारण बताया गया है दोस्तों वीरमदेव, जो बहुत ही कामुक और तेजी शासक था और इसने अपनी मामी से तक विवाह जबरदस्ती कर लिया था दोस्तों, तो जिससे पूरे साम्राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों कचुरी कई शाखाओं में दोस्तों बढ़ गया। जैसे दोस्तों अस्कोट की शाखा जिसको पालवंश अभयपाल ने जिसको पालवंश ने रखी, अस्कोट शाखा अभयपाल ने 1279 ईस्वी में अस्कोट के कचुरी शाखा की नींव रखी और ये पाल कहलाए। उसके बाद डोटी जो सबसे शक्तिशाली शासक बन के उभरे, जिनको मल्ल वंश की बोला जाता है, और नेपाल के पश्चिमी हिस्से में मल्ल राजाओं का दोस्तों उदय हुआ और ये कतुरी राजाओं के सबसे बड़ी प्रतिनिधि बने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ में सिरा और सोर, और दोस्तों पिथौरागढ़ में सिरा और सोर वर्तमान पिथौरागढ़ और डोटी के बीच में ये क्षेत्र, ये स्वतंत्र क्षेत्र थे दोस्तों उसमें, और ये कतुरी की शाखाएं थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अल्मोड़ा के ही पाली पछाऊ दोराहट में लखनपुर और दोराहट के कतुरी अलग अलग सत्ता दोस्तों चलाने लगे। और लखनपुर बैराटगढ़ आपने पढ़ाई होगा, आपने राजूला मालूशाही की कहानी सुनी होगी। तो ये कहानी जो दोस्तों पाली पछाऊ से ही आपने सुनी, बाद में हम इसको भी दोस्तों अगले पार्ट में दोस्तों कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा कि कतुरियों का विनाश दोस्तों ऐसे कैसे हुआ। लेकिन अजय सिंह राउत का एक शोध के अनुसार कि पतन का एक कारण केवल क्रूरता ही नहीं बल्कि दोस्तों आर्थिक संकट भी था। दोस्तों मैदानी क्षेत्रों तराई भाबर पर कतुरियों ने नियंत्रण खो दिया था, जिसकी वजह से उनका व्यापार कम हो गया और उनका टैक्स भी कम हो गया, जिससे सेना को वेतन देने में दिक्कत हो गई। और इस तरह से दोस्तों ये कतुरियों का एक महान साम्राज्य दोस्तों ढह गया। तो दोस्तों अंत में हम पार्ट फर्स्ट का दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। तो इनको 3 पर्यायों का क्रम याद रख लो दोस्तों। बस 3 पर्यायों का क्रम याद रखें। बस, नींबू, लाओ। बौ का मतलब दोस्तों बसंतदेव समझो, नींबू का मतलब निम्बरदेव, और लाओ का मतलब लाओ सरलवा, लाओ सरलवा देती में लाओ है। तो अब पहले बसंतदेव, फिर निम्बरदेव और फिर तीसरा परिवार दोस्तों सरलदेती परिवार था। तो दोस्तों वासुदेव और बसंतदेव लोक गाथाओं के संस्थापक वासुदेव थे, लेकिन सटीक ऐतिहासिक अभिलेखों में इनका प्रथम नाम बसंतदेव मिलता है। तो वासुदेव और बसंतदेव दोस्तों एक ही हैं और परीक्षा में हमेशा अभिलेखी साक्षी को चुने हैं दोस्तों। अभिलेख साक्षी में बसंतदेव नाम आया है, लेकिन इसी को वासुदेव भी लोक गाथाओं में दोस्तों बोला गया है। और दोस्तों दूसरा ट्राइब आपका है कार्तिक कतुरी में आपको कमीशन होता है। तो दोस्तों अभिलेखों में कतुरी शब्द का कोई वजूद नहीं है। यह सिर्फ जिया रानी के जागरों और बहुत बाद इतिहासकारों और एटकिंसन की दोस्तों ये दो है, उन्होंने कतुरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। और दोस्तों अगली चीज़ हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए होगी
कि गोमती घाटी जो कत्यूर के आधार पर कत्यूर नाम दिया गया और इसकी उत्पत्ति काबुल घाटी से दी जाती है। और कटार शब्द से ही कत्यूरी की उत्पत्ति भी दोस्तों मानी जाती है, कटार शब्द से, ये भी इसको भी याद रखना दोस्तों। उसके बाद शिवसार डबराल ने इन्हें स्थानीय खस जाति से संबंधित बताया है। और राजधानी का जो जोशीमठ से जो राजधानी बैनात आई, सबसे बड़ा कारण हिमस्खलन को दोस्तों शिवसार डबराल ने बताया, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों बी डी पांडे कातिल शासकों को सीधे अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों से जोड़ते हैं और राहुल सागर इनको दोस्तों संबंध शक और कुषाणों से दोस्तों जोड़ते हैं। अब दोस्तों एक बार जो हमने पढ़ा, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था दोस्तों? कार्तिक राजवंश। और कार्तिक राजवंश। उसके बाद कुल प्राप्त अभिलेखों की संख्या दोस्तों 9 बताई गई और उसमें कुटिला लिपि का दोस्तों प्रयोग किया गया है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? वसुदेव था। संपूर्ण राज्य को एक सूत्र में बांधने वाला उत्तराखंड में कौन था दोस्तों? उष्णगणदेव था। और बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी दोस्तों परम बुद्ध श्रवण, जिसको रिपु माना शत्रु होता है दोस्तों, उसको भूदेव कहा जाता है। जो बौद्धों का कट्टर विरोधी था उसको भूदेव को कहा गया। ये क्वेश्चन पूछने के लिए दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है। और सर्वाधिक ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त होते दोस्तों? ललित देव के प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज कत्यूरी या कार्तिक राजवंश का आज हमें पाठ हमारा समाप्त हुआ। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर टाइप करें। और दोस्तों यदि आप हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन की कस्टमाइज क्लास चाहते हैं तो आप हमें 9719666853 पर दोस्तों जरूर कॉन्टैक्ट करें। हम आपको वहाँ पर कस्टमर क्लास आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले कत्यूरी पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्याय के सर्वोच्च देवता गुरु देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा जोड़ बनाए रखें।